अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री के लिए हमारा पीओएस सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर आपने इसको यूज़ करना हो। तो आप ये देखिए कि ये इसका होम यानी कि डैशबोर्ड है, आप इसको इसकी होम स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मेन वो 7 वो वाले फीचर्स आए हुए हैं कि जो किसी भी एक बिज़नेस ओनर को ज़रूरत होती है कि उसे पता हो कि उसका बिज़नेस कैसे चल रहा है। उसे पता हो कि आज के दिन की मेरी टोटल परचेज़ कितनी हुई है, मेरी सेल्स कितनी हुई है, मैंने परचेज़ वालों को पैसे देने कितने अपने सप्लायर्स को, और मैंने कस्टमर से पैसे रिसीव कितने करने जो उधार हो चुका है, और अगर मैंने कोई परचेज़ अपनी रिटर्न की है तो वो कितने की है, और अगर मेरी कुछ सेल्स रिटर्न हुई हैं आज के दिन में तो वो कितने की हुई हैं, और आज के दिन में मेरे एक्सपेंस कितने हुए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको साथ की साथ चीज़ें पता हैं तो आपका पूरा बिज़नेस आपके कंट्रोल में होता है, आपको उसका नॉलेज रहता है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप आज के दिन की भी पता कर सकते हैं, टुडे कल के दिन की, पिछले 7 दिनों 30 दिनों की, और इसी तरह से सो ऑन। और अगर नीचे आएँ तो मैं डैशबोर्ड पे जो सबसे बड़ा अहम फ़ीचर आपको दिखाऊं जो कि हर मेडिकल स्टोर वाले को ज़रूरत होती है, वो होती है प्रोडक्ट की जो स्टॉक अलर्ट लिस्ट है। यानी कि आपके पास कोई आइटम है और वो जब ख़त्म होने वाली होती है तो उससे पहले ही आपको एक स्टॉक अलर्ट लिस्ट यहाँ पे बनना शुरू हो जाए। यानी कि अगर मेरे पास ये सिरप था, जैसे कि ये कोई मेरे पास एक सिरप, ये वाली टैबलेट्स हैं, तो अब मैंने टैबलेट पे एक लिमिट लगाई हुई कि जब ये 50 से कम हो जाए ना तो उसके बाद मुझे मेरी प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट लिस्ट में ये आ जाए। इससे मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे नया ऑर्डर करने में आसानी होगी। अगर मैं क्या कहते हैं ऑर्डर नहीं कर सकूँगा टाइम पे तो फिर ज़ाहिर से पता स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर कस्टमर्स वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले कस्टमर्स वापस जाएँ तो मैं नया ऑर्डर कर सकूँ, तो मेरी जो लिस्ट है ये क्रिएट हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो 7 इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टॉक की एक्सपायरी है। मुझे साथ साथ पता चलता रहता है कि मैं एक टाइम लगा देता हूँ कि जी इतना टाइम पहले मुझे अलर्ट आ जाए कि मेरा कौन सा स्टॉक जो है ना एक्सपायर होने वाला है। तो जो चीज़ जिस वक्त एक्सपायर होने वाली है उसकी डेट आ जाती है और उसका यहाँ पे नाम वगैरह हर चीज़ आती है, ताकि आपको पता हो कि ये स्टॉक एक्सपायर होने वाला है, इसको मैंने सेल करना है या मैंने रिटर्न करना है या मैंने इसको ज़ाया करना है, कुछ भी करना है उसका आप ताकि टाइमली डिसीजन ले सकें। और अब हम इसके चलते हैं कि वो वाली स्क्रीन जहाँ पे खड़े होकर आपने इसको सेल करना होता है। ये बेसिकली वो स्क्रीन है, पॉइंट ऑफ सेल वाली स्क्रीन, जिस पे आप 2-3 तरह से बिलिंग कर सकते हैं। एक तो आप प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिख के फिर भी बिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिरप का नाम लिखूँ यहाँ पे सिट्रॉल का, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे अवेलेबल है ये सिरप, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिट्रॉल ही लिखा तो वो सिट्रॉल का सिरप मेरे लिस्ट में आ गया। और अब मैं ये एक बेचना चाहता हूँ तो इसकी प्राइस ये, मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक तो इस तरह से भी आप बिलिंग कर सकते हैं, दूसरा बिलिंग कर सकते हैं यहाँ पर आकर, अगर आपको उसका SKU याद है। SKU क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के साइड पे एक नंबर दिया होता है, जैसे इसका नंबर दिया हुआ है 0131, तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 0131 इस तरह से करके, तो इस तरीके से भी जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाती है। यानी कि ये ट्यूब जो थी ये यहाँ पे ऐड हो गई। इसके भी जितनी आपने क्वांटिटी सेल करनी है आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप उसका कैश पे क्लिक करके बिल बना देंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बाज़ दफ़ा आपके पास एक स्टॉक है, वो जितना पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा का अगर आप बिल बनाएंगे तो क्या होगा। सपोज़ अगर मैं ये ट्यूब्स का बिल बनाता हूँ कि जी मैंने ये 1000 ट्यूब बेचनी है सपोज़, तो मैं जैसे ही 1000 पे आऊँगा तो मुझे फ़ौरन वो नीचे लिमिट बताएगा, भी 100 ही लिखा मैंने कि ओनली 50 ट्यूब्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो मुझे क्या करना है कि मैं फिर यानी कि मैक्सिमम 50 का ही बिल बना सकता हूँ, 50 से ज़्यादा का तो मैं बिल ही नहीं बना सकूँगा यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ जी 2 ट्यूब्स हैं जो हमने सेल आउट करनी है, ठीक है। अब ये बिल आपके सामने बना है 650 रुपये। एक सिंपल मेथड तो ये कि मैं यहाँ पे सिंपली कैश पे क्लिक करूँ और बिल यानी कि हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको किसी बंदे को डिस्काउंट देना है, यानी कि अगर अक्सर मेडिकल स्टोर्स वालों ने डिस्काउंट ऑफर किया होता है जी 10% डिस्काउंट है, अगर आपने डिस्काउंट परसेंटेज में देना है या आपने फिक्स देना है, तो दोनों सूरतों में ये डिस्काउंट के जो टैब है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आके अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो परसेंटेज लिख दें कि 10% आपने डिस्काउंट देना है। और अगर आप किसी को फिक्स डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो फिक्स पे क्लिक कर देंगे। सपोज़ मैं अगर इसे 10% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो ये 65 रुपये जो थे वो इसके डिस्काउंट में चले गए और 585 रुपये इसका बिल बन गया। इसके बाद इसको मैं कैश पे करूँगा तो इसका बिल प्रिंट हो जाता है। अच्छा, अब कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है वो आपको कैश नहीं भी दे रहा होता, मतलब आपके जो फिक्स कस्टमर्स होते हैं वो आपको कहते हैं जी अभी कैश नहीं, हम आपको यानी कि क्रेडिट कर लेते हैं आपसे। तो क्रेडिट सेल हो तो फिर आपने क्रेडिट के बटन पे क्लिक कर देना, तो क्रेडिट की जो सेल है वो जनरेट हो जाएगी। अब मैं आपको पहले एक कैश की सेल जनरेट करके दिखाता हूँ, फिर एक क्रेडिट की, तो आपको आइडिया होगा कि क्रेडिट की सेल में इशू क्या हो सकता है। कैश की तो सेल सिंपल ही, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपकी जो इनवॉइस है वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी।
और आपके पास जो भी प्रिंटर लगा हुआ है, अगर तो आपने फुल साइज़ बड़ा प्रिंटर लगाया हुआ है और A4 का पेपर यूज़ कर रहे हैं तो A4 में प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने छोटा प्रिंटर किया हुआ है तो छोटा प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा। तो जिस तरह का आपने प्रिंटर यूज़ करना है आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पे एक और क्या कहते हैं अगर ये इंजेक्शंस और ये इसका बिल बनाऊँ और मैं ऐसे करूँ क्रेडिट सेल, तो मुझे सबसे पहले ये एरर देगा। मुझे बताएगा जी क्रेडिट सेल सिर्फ उस बंदे को ही जा सकती है जो बंदा आपके सिस्टम में ऐड है, यानी कि वैसा कस्टमर जिसका नाम और नंबर आपके पास अवेलेबल हो उसी को क्रेडिट सेल हो सकती है, यानी कि उसका अकाउंट आपके पास हो। तो उसका सिंपल है, यहाँ पे आपने प्लस का बटन क्लिक करना है। अभी ये वॉक इन कस्टमर है सिंपल, जैसे कि जिसको आप बिल बना के दे रहे हैं। नॉर्मली फार्मेसी पे आने वाले वॉक इन कस्टमर होते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स कस्टमर है तो उसके लिए यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। अगर तो वो कस्टमर कोई पर्सन है तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, उसका नाम आएगा। अगर कोई बिजनेस ही आपसे यानी कि मेडिसिन परचेज करता है तो आप उसको बिजनेस पे क्लिक करके बिजनेस नेम लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं करता हूँ कस्टमर पे, और कस्टमर पे यहाँ पे जाके लिखता हूँ किसी का नाम, जैसे कि मैं उसका नाम लिख देता हूँ दिलशाद, ठीक है। तो मैंने उसका नाम लिखा दिलशाद और दिलशाद का फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, कोई भी एक मैंने दिलशाद का फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर दिया। अच्छा, जैसे मैं दिलशाद का फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ, सॉरी दोबारा नंबर एंटर कर देता है। अच्छा, दिलशाद का नंबर मैंने एंटर किया तो साथ ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ले जी दिलशाद आ गया। और अब मैं अगर इसको क्रेडिट सेल करना चाहूँ तो क्रेडिट भी हो जाएगी, और क्रेडिट सेल में बस मैं क्लिक करूँगा तो इसके अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा और मुझे जो बिल है वो प्रिंट होके आ जाएगा। दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि दिलशाद कहे कि जी अभी फ़िलहाल जो मेरे पास पैसे हैं ना 650 नहीं है, आप ऐसा करें 500 रुपया रख लें तो 150 जो है मैं फिर आपको पे कर दूंगा। तो उसमें आ जाती है हमारे पास सूरत मल्टीपल पे की। हम मल्टीपल पे पे क्लिक करते हैं, तो अगर वो 500 पे करना चाह रहा तो मैंने 500 इधर एंटर किया, तो जैसे मैंने इधर 500 एंटर किया तो उसका जो बैलेंस में चला गया 150। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया इसकी सेल को फाइनलाइज़। जैसे ही मैंने इसको फाइनलाइज़ किया तो साथ ही जो सेल है वो जनरेट हो गई, जो बिल है उसका वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो सो ऑन इस तरह से। ये तो मैंने सिंपल आपको डैशबोर्ड में बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। और अगर किसी प्रोडक्ट का आप बारकोड स्कैन करके भी उसको यहाँ पे एंटर करना चाहें तो इसमें बारकोड स्कैनर की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्कैन करें तो उसका जो बिल है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी आपने लोकेशन पे रखी हुई है और आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैंने ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये फ़र्ज़ के कोई नया लड़का आप रखते हैं, नया स्टाफ अपना हायर करते हैं, तो स्टाफ को सिर्फ अगर वो उसको काउंटर पे खड़ा कर देते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किस रैक में, किस रो में, किस पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि जो हमारी ये मेन स्क्रीन है यहाँ पे आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे आने के बाद आपके सामने सारी ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। और उसके अंदर साथ साथ जिस प्रोडक्ट की लोकेशन का ना पता चले तो उसकी लोकेशन भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि जो प्रोडक्ट्स में फार्मूला यूज़ हो रहा होता है वो भी यहाँ पे साथ इसके मेंशन हो जाता है। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कहता है कि जी ये जो सेम प्रोडक्ट है इसका मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मतलब आपके पास अगर वो सेम फार्मूले में नहीं है तो मतलब ऐसा है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और उसी फार्मूले में आप उसको कोई दूसरी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके, जैसे कि मैंने इन प्रोडक्ट्स के साथ मेंशन किया हुआ है, ये मैंने सपोज़ एक वैसे ही लिखा हुआ है CLCP, ये कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है लेकिन एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट का भी यही फार्मूला है और इस प्रोडक्ट का भी यही फार्मूला है। तो अगर उसको वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप यहाँ पर आके फार्मूला सर्च कर लें तो फार्मूले से भी आपको वो प्रोडक्ट निकल के सामने आ जाएंगे कि उस सेम फार्मूले में कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। दूसरी बात रह जाती है उसकी रो की। तो रो में आके देखें जैसे कि हमारे पास सिट्रॉल का ही पड़ा हुआ है, तो सिट्रॉल का अगर मैं इधर प्लस पे क्लिक करूँ तो जैसे ही मैं इसके प्लस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि जो हमारा मेडिकल स्टोर है जिस पे भी हम ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसमें कौन सा रैक है, उसकी कौन सी रो है और उसकी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ये बॉटल जो है ये अवेलेबल हैं। तो अभी करंट स्टॉक में जो मेरे पास पड़ी हैं वो भी मुझे नज़र आ रही हैं और जो मेरे पास जिस जगह पे पड़ी हैं वो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। ये तो हमारे पास चीज़ हो गई प्रोडक्ट्स की सेलिंग के रिलेटेड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरा स्टॉक हमने मैनेज करना होता है तो हमें वो पता चलना चाहिए। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पर प्रोडक्ट्स जहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं उसके बिल्कुल साथ ही है स्टॉक रिपोर्ट। अगर हम स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है और करंटली अभी वो कितनी यानी कि अवेलेबल है।
फिर जो करंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है परचेज़ के हिसाब से वो हमने कितने का लिया हुआ है, यानी कि उसकी परचेज़ वैल्यू कितनी बनती है और उसकी सेल वैल्यू कितनी बनती है, साथ साथ उस प्रोडक्ट में से हमें प्रॉफिट कितना, पोटेंशियल प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में कितना है अगर वो सारी बिक जाती है तो अभी तक उसके कितने यूनिट बिक गए। और यूनिट ट्रांसफ़र ये होता है कि अगर आपके 2 मेडिकल स्टोर हैं, 3 मेडिकल स्टोर हैं और एक मेडिकल स्टोर से आप सामान उठा कर दूसरे में भेजते हैं तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। और एडजस्ट ये है कि जब आप 1 महीने बाद अपने स्टोर की सारी चीज़ों को दोबारा से एवेलुएट करते हैं कि सारा स्टॉक पूरा है या नहीं, या कोई मसला हुआ या नहीं हुआ, तो उस वक्त आप देखेंगे अगर कोई चीज़ें टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, तो वो टोटल जो यूनिट एडजस्टमेंट है यहाँ पर शो हो जाता है कि कितनी ट्यूब्स थी जो ज़ाया हो गई या गुम हो गई या कुछ भी मसला हो सकता है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट का पूरा प्रोसेस है, उससे आपका यहाँ पे स्टॉक बैलेंस रहता है फिर। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखाऊं कि बाकी इसमें रिपोर्टिंग पे अगर हम जाएं तो रिपोर्टिंग भी बहुत डिटेल में इसमें आपको मिल जाती है कि किसी भी एक प्रोडक्ट की जो आप हिस्ट्री है ना वो भी निकाल सकते हैं। कि अगर आप यहाँ पर आके करते हैं जी प्रोडक्ट स्टॉक हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी भी सप्लायर के साथ आपने काम करना शुरू किया है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कब से मैं इससे चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, कौन सी चीज़ मैंने इससे कितनी दफ़ा ख़रीदी है और मैंने अभी तक वो अपने स्टोर पे कितनी दफ़ा बेच दी है। ये किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप चेक करना चाहें ना तो प्रोडक्ट की जो स्टॉक हिस्ट्री है वो भी आप निकाल के उसकी चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें मज़ीद भी बहुत सारी डिटेल ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक डाला हुआ है, यानी कि मेरे पास प्रोडक्ट है एग्रीपल S1 इंजेक्शन। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ओपनिंग स्टॉक था, फलां डेट को था और फिर मैंने ये बेचता गया, कभी इतने बेचे, फिर उसके बाद मैंने इनसे परचेज़ किया दोबारा। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट डिटेल आ जाती है जिसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ PDF के अंदर भी, प्रिंट भी ले सकता हूँ, एक्सेल की शीट में भी इसको लिया जा सकता है। खैर अब हम वापस चलते हैं मेन चीज़ों पे। ये हमने होम का जो टैब था वो देखा जहाँ पे हमारे पास सारे स्टैट्स आ रहे थे और स्टैट से नीचे जब हमने जाके देखा तो हमारे पास जो स्टॉक अलर्ट रिपोर्ट थी वो अवेलेबल थी और दूसरा जो एक्सपायरी रिपोर्ट है वो अवेलेबल थी। मेन आपकी चीज़ आ जाती है फिर इसके अंदर सेल का, जैसे मैंने प्रोसेस बता दिया। अब आपके पास एक चीज़ है परचेज़। अब परचेज़ में किसी को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं वो मैं बस 1-2 चीज़ें डिस्कस करता हूँ मेन। बाकी डिटेल ट्रेनिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर बाकी ट्रेनिंग सारी अवेलेबल है। अगर लिस्ट ऑफ में परचेज़ पे जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि अक्सर इसमें क्या होता है कि इसमें पहले आप परचेज़ का एक ऑर्डर देते हैं, उसके बाद आपको वो सामान आता है। इस तरह से नहीं होता कि आपको मतलब कि सिनेरियोज़ होते हैं अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि परचेज़ में अगर आप जाते हैं कि आपका एक सप्लायर है, उसका नाम है समी, या वो कोई कंपनी भी हो सकती है, फाइज़र या कोई भी नाम, उनसे आपका जो परचेज़ का स्टेटस है ना वो परचेज़ अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी सामान आया नहीं है, अभी बिल्कुल वो पेंडिंग में उन्होंने डाला हुआ है। और एक और है उसके अंदर आपका जो परचेज़ है उसका आपने सिर्फ अभी ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा, जब ये कोई भी सामान फ़र्ज़ के फाइज़र की तरफ से रिसीव हुआ है तब आपके स्टॉक में शो होता है। ये परचेज़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी एक परचेज़ बनी हुई हैं और परचेज़ की ये रिपोर्ट है एक ना जर्नल से, तो उसके अंदर आपको बता रहे हैं कि इनका स्टॉक भी पेंडिंग में है लेकिन इनकी पेमेंट भी ड्यू है, अभी पैसे भी देने वाले। इस वाले केस के अंदर अभी इनका काम पेंडिंग में, लेकिन हमने पार्शल पेमेंट जो है वो कर दी हुई है, यानी कि कुछ पैसे हमने दे दिए, कुछ पैसे भी देने वाले हैं। इस केस में माल अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया और साथ में कुछ पेमेंट कर दी है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ग्रैंड टोटल इसका इतना बना था, लेकिन हमने जो परचेज़ में अब पेमेंट ड्यू है वो सिर्फ अभी 1400 रुपये बाकी ड्यू है, बाकी हमने 15,000 रुपये समझे इनको पे कर दिया हुआ है। और इस केस के अंदर क्या है जी, सामान रिसीव हो चुका है और पैसे कुछ दिए, इसमें सामान भी सारा रिसीव, और ये इस तरह से सो ऑन। ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये मैनेज हो रहा है सारा कुछ। इसके अंदर अगर जब हम डालते हैं परचेज़, तो परचेज़ में मैंने आपको, अच्छा ये सारी चीज़ों के ऊपर ना फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आप फ़िल्टर करके भी चेक कर सकते हैं कि जी फाइज़र के साथ जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस में हमारे क्या क्या मामला चल रहे हैं, कौन सी पेमेंट हो चुकी है, कौन सी पेड है, कौन सी ड्यू है। और अगर कोई परचेज़ रिटर्न आपने किए तो साथ ये वाला लोगो आ जाता है जिससे आपको पता चलता है कि परचेज़ रिटर्न हुई है, कितने की हुई है, वो यहाँ पर आ जाता है। और अगर आप ओवरऑल अपने सारे सप्लायर्स को देखना चाहें तो अपने सारे सप्लायर्स को देख के भी नीचे आप ये चेक कर सकते हैं कि टोटल जो अभी तक ग्रैंड टोटल आपने परचेज़ की है वो इतने की है, 11,29,000 की, जिसमें से जो ड्यू पेमेंट है वो 10,86,000 है और जो रिटर्न अभी तक आप कर चुके हो सिर्फ 700 का आपने किया है। अगर मैं यहाँ पे एक आऊँ ऐड परचेज़ पे, तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाला है। परचेज़ का तो सिंपल सा फॉर्म है, आपने प्रोडक्ट डालनी और उस पर प्राइस लिखने की मैं कितने पे परचेज़ कर रहा हूँ और जो मैं जितने पे ले रहा हूँ उसी वक्त ही बताने कि मैंने सेल कितने पे करना है। लेकिन इसके अंदर जो एक पॉइंट है ना वो अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर मिसिंग होता है कि परचेज़ के टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ स्टॉक में ऑलरेडी कितनी पड़ी हुई है।
ऐसा ना हो कि आप उसको ओवर स्टॉक कर जाएं कि एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना होता है कंपनी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया फाइज़र सपोज़, और यहाँ पे मैं परचेज़ का स्टेटस लिख देता हूँ कि सपोज़ मैंने अभी ये अगर ऑर्डर ही सिर्फ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसको ऑर्डर पे डाल दूँगा। यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूँगा, और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि अगर मैंने उनको पैसे कितने दिनों बाद देने। अक्सर बिज़नेस में होता है कि जी 7 दिन बाद पैसे देने, 10 दिन बाद देने, 1 महीने बाद देने। अगर मैंने कुछ दिनों का लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी 5 दिन बाद इनको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट का नाम। मैं जैसे कि अभी क्या कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा सपोज़, तो एक मैंने प्रोडक्ट लिखी है। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखी ना, तो मुझे नीचे ये दिखा रहा है करंट स्टॉक 499 बॉटल्स, यानी कि अभी ये मेरे पास 499 बॉटल्स पड़ी है। तो अब मुझे यहाँ पे ही अपने आप को यानी कि समझना चाहिए इस बात को कि अगर इतना स्टॉक पड़ा तो मुझे मज़ीद बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो मुझे फिर भी बाय करना है तो मैं यहाँ पे उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दूँगा कि मैंने कितने यूनिट इसके बाय करने हैं, और मेंशन करके देन मैं नीचे जाके इसको फाइनलाइज पेमेंट पे कर दूँगा और सेव करूँगा, तो ये मेरा परचेज़ ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। बाकी इसकी डिटेल्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो बाकी इसकी जो डिटेल मज़ीद वीडियोस है वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप फार्मेसी का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं।